इजराइल गए हमारे दो सहयोगी कादम्बिनी शर्मा और उमा शंकर सिंह। उन्होंने कई बार, आपने देखा होगा पिछले पूरे हफ्ते लगातार वो दिखा रहे थे कि सायरन बजा, ऊपर तस्वीरें भी दिख रही थी कि आपस में रॉकेट टकरा रहे हैं और वो एक भयानक स्थिति हो गई। कुछ रॉकेट गिर भी गए और भाग करके वो बंकर में जाना था। सारा सेकंड्स का खेल होता है क्योंकि वो रॉकेट कहीं भी गिर सकता है। वो अब इस दौरे से लौटे हैं और इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ हैं। कादम्बिनी शर्मा और उमा शंकर सिंह, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले एक सवाल जो मैं कादम्बिनी जी आपसे पूछना चाहता हूँ, जब वो रॉकेट गिरा, आप जिस होटल में थी, आप और उमा शंकर जी, वो रॉकेट अगर 10 मीटर इधर उधर हो जाता तो वो कार की जगह कमरे में होता। इतना तो वो एम लगा के नहीं मारा होगा ना उनको, वो तो मतलब इत्तेफाक था कि वो गाड़ी पे जा गिरा। जब आप रिपोर्ट कर रही थी उस समय, उस बंकर से बाहर निकल के, मन में क्या चल रहा था? देखिए, 10 मीटर अगर इधर गिरता और हम उस बंकर में नहीं होते तो हम आपको बताने के लिए ये सब यहाँ बैठे नहीं होते, ठीक है। दूसरी बात ये है कि जैसे ही सायरन बजा और हम भागे अंदर की तरफ, और उसके बाद जब एक आवाज़ आई वहाँ पर कुछ भारी गिरने की, उसके कुछ सेकंड बाद हम लोग बाहर निकले देखने के लिए कि है क्या। और तब जो जिसको कहते हैं कि फुल रियलाइजेशन डॉन कि हुआ क्या, तो वो गाड़ी जो है बिल्कुल कबाड़ होकर, लोहे का कबाड़ होकर एक गाड़ी वहाँ सामने पलटी हुई थी और धुआं आ रहा था, भर रहा था बंकर में। उस समय लगा कि हाँ, अगर ये बंकर नहीं होता और दरवाज़ा बंद नहीं होता और थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाता तो वहाँ पर जितने लोग मौजूद थे उनके लिए ये जानलेवा साबित हो सकता था। थोड़ा उस समय ये लगा कि ये बच गए। उमा जी, आपका तजुर्बा? आप तो उस दिन, मुझे याद है, आप रिपोर्टिंग में भी बता रहे थे कि उस दिन तो कोई टैक्सी भी नहीं मिली, खुद गाड़ी ड्राइव करनी पड़ी। और वो गाड़ी अगर आप इधर उधर कहीं पार्क कर देते तो गाड़ी आप ही की हो सकती थी जिस पर अटैक होता। जी बिल्कुल। सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये रॉकेट हमला हुआ उसके पहले बहुत सारे रॉकेट्स आ रहे थे, तो अमूमन मैं मोबाइल उठाकर रॉकेट को शूट करने के लिए बाहर निकल जाता था। और उस दिन ऐसा हुआ कि जब सायरन बजा तो बाहर शूट करने की बजाय हम सीधा बंकर में गए। तो ये मुझे लगा कि आज इत्तेफाक है कि मैं बाहर नहीं गया, क्योंकि अगर बाहर जाता तो स्प्रिंटर, तो जो मेन गेट है जो सब हमने विजुअली दिखाया है, ये देखिए मेन गेट है जो अभी हम दिखा रहे हैं, तो वहाँ आकर वहीं खड़ा होकर, जो पहला रॉकेट भी मैंने शूट किया वो इसी पोजीशन पे खड़ा होकर, जो रात का वक्त था, तो लगा कि आज शायद ऊपर वाले ने ये बचा लिया हमें। और जहाँ तक आपने गाड़ी की बात की, तो वाकई में वहाँ एक तो जो किराया है वो इतना ज़्यादा लिया जा रहा है, क्योंकि हर किसी को खतरा है, कोई गाड़ी लेकर जा रहा है, उसकी जान को खतरा है, गाड़ी को खतरा है। तो हमारी एक दोस्त है जिसने वहाँ हमें मदद की और वो लेके गई एक टैक्सी वाले के यहाँ। तब तक मुझे पता नहीं था, हमें पता नहीं था कि ये सेल्फ ड्रिवन कार दिलाने जा रही हैं। तो वहाँ पे राइट हैंड साइड वैसे भी सड़क की दाईं तरफ गाड़ी चलती है, तो बहुत यूज टू नहीं है। फिर भी जब उन्होंने दिला दी तो हमने ले ली तो शूट पे गए। एक शूट ख़त्म ही किया था कि वो हमास की तरफ से जो एक चेतावनी है वो आई, जो किसी ने फॉरवर्ड किया मुझे कि 5 बजे तक शहर खाली करना है, नहीं तो हमास का बड़ा अटैक होगा। तो वहाँ से फिर गाड़ी ड्राइव करते करते हम होटल पहुँचे, और वो जो आपने बात बताई कि 2 ढाई 3 मिनट तक वहाँ इंतज़ार किया कि गाड़ी निकले तो यहाँ पार्क करूँगा। दिमाग में ऐसे ही कोई एक बात चल रही थी कि शायद, पता नहीं, वो वहाँ पे सुरक्षित रहेगी। और वही हुआ। तो खुद भी बच गए, वो गाड़ी भी बच गई। हालांकि वो गाड़ी, उस गाड़ी को कुछ होता तो इजराइल की सरकार पे करती। जब हमने जिन शर्तों के साथ गाड़ी ली थी तो हमें ईमानदारी के साथ उन्होंने बता दिया था। और अभी भी मैंने तस्दीक की कि क्या जिन दोस्त ने हमें वो गाड़ी दिलाई थी, क्या उनको एक्स्ट्रा कुछ पे करना पड़ा? उन्होंने कहा कि नहीं करना पड़ा। तो हम भी बच गए और कार भी बच गई। अच्छा, एक किस्सा ये बताइए आप दोनों। कादम्बिनी जी, पहले आपसे शुरू करते हैं। ये आप अभी दोपहर में जब बता रहे थे न्यूज़ रूम में, यहाँ तो रोंगटे खड़े हो गए वो सुन के ही, कि किस तरीके से आप गाज़ा बॉर्डर के पास जा रहे थे और वहाँ बंदूक तैनात लोग थे और ड्राइवर जो है वो गाड़ी थोड़ा स्पीड में ले जाए। क्यों हुआ जी? आप बताएं पहले, फिर अचानक हुआ। एक्चुअली क्या है कि मतलब अगर वो गोली चला देते। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि उसने इतना संयम दिखाया क्यों? वो उस लिमिट को, स्पीड के लिमिट को और उस इलाके को क्रॉस करने वाला था। वो बिल्कुल 5 कदम पहले वो जाकर रुका है और इतनी देर वो इंतज़ार नहीं करते। वो शायद हमारी किस्मत थी कि उन्होंने इंतज़ार किया। और हमने सेड्रॉट में जो काम किया, उसके बाद हम जाकर जहाँ पे जली हुई गाड़ियाँ थी, जहाँ पर हमास के आतंकवादी जो आए थे और इंडिस्क्रिमिनेट फायरिंग करके लोगों को मारा था, गाड़ियाँ जली थी, वो शूट करके लौट रहे थे कि अचानक से ड्राइवर को क्या हुआ पता नहीं। बाद में पता चला कि वो मोबाइल पे कुछ देख रहा था, कुछ खबर या कुछ क्लिप या कुछ फिल्म कुछ देख रहा था, और उसने
उसने वहाँ पे बताया भी कि मेरा ध्यान उस तरफ था, तो इसलिए वो देख नहीं पाया। और सामने मैं बैठा था, पीछे की सीट पे एक आदमी बैठी थी, हम दोनों को एकदम से वो, मतलब उस समय मोबाइल हमारा नहीं चल रहा था, लेकिन जो था 4 या 5 सेकंड का ही वक्त था, वो ऐसा लगा कि अगर ये गोली चल गई होती तो उनके निशाने भी बड़े अचूक होते हैं और गोली भी बहुत ही जानदार होती है, मतलब जान लेके। जी, आपने ड्राइवर को डांट नहीं लगाई, ये क्या है? ये तो नहीं, उसने खतरे में डाल देता। उसके बाद बड़े फ्रेंडली मैनर में उन दोनों से बात किया जिन्होंने बंदूक हम पर तानी हुई थी। लेकिन देखिए उनका भी जस्टिफाइड है, क्योंकि जब तक हम आए नहीं थे तब तक लगातार ये भी खबरें आ रही थी कि इक्का दुक्का हमास के जो टेररिस्ट हैं इधर उधर निकल रहे हैं उन इलाकों में, क्योंकि सभी वापस नहीं भगाए गए थे या कैप्चर नहीं किए गए थे या न्यूट्रलाइज नहीं किए गए थे। तो उनका भी जो इस तरह से बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल ऑफ अलर्टनेस है। किसी ने ये भी बोला कि वो जो अभी जो हालात हैं तो गन्स पे उनके सेफ्टी कैच भी नहीं होता है। तो मतलब मुझे लगता है कि हम बिल्कुल किस्मत से, क्योंकि उसकी गाड़ी रुक गई, उसने रोक दिया जस्ट पहले, उसका ध्यान गया, और वो सबसे शायद खतरनाक एक लम्हा था इस पूरी रिपोर्टिंग में। एक सवाल मैं आपसे उमा जी ये पूछना चाहता हूँ, और फिर आपसे भी यही सेम सवाल पूछूंगा कि जंग में कोई एक सच्चाई नहीं होती। जैसे कि आप ये अस्पताल वाला ही प्रकरण देख लीजिए, इसमें इजराइल कुछ कह रहा है, फिलिस्तीन में कुछ और वर्जन हो रहा है, उसको ले करके एक ऐसी स्थिति हो गई कि जो बाइडेन सोच रहे होंगे मेरा तो दौरा ही फ्लॉप हो गया, जो मैं करना चाहता था वो मैं नहीं कर पाया। ऐसे में इजराइल से रिपोर्टिंग करते वक्त मैं देख रहा था आप लोगों को बड़े कॉन्शियसली गाज़ा में क्या हो रहा है उसकी भी आप रिपोर्टिंग दे रहे थे, भले ही आप वहाँ अंदर गाज़ा पट्टी में ना हो। ये दिमाग में कितना चल रहा था कि हमको जब यहाँ पर हम जो वास्तविकता दिखा रहे हैं उसके साथ साथ हमको इस बात का भी एक आइडिया है, अंदेशा है कि एक सफरिंग की कहानी दूसरी तरफ भी है। जी बिल्कुल, और ये सफरिंग की कहानी जो है वो दशकों से है और ये बात लगातार कही जाती रही है। और ख़ासतौर पे इस हमले के बाद जिस तरह की रिपोर्ट्स वहाँ से आ रही थी, बेशक हम गाज़ा की तरफ नहीं थे, लेकिन रिपोर्ट्स अलग अलग एजेंसीज और चैनल्स के ज़रिए, ख़ासतौर पे BBC जैसा नेटवर्क जिसकी वहाँ पे अच्छी खासी एक अच्छा खासा जाल है, तो वो हम देख रहे थे। और अलाउड नहीं था ना आप लोगों को जाना? नहीं, वो अलाउड नहीं था। लेकिन अगर इजराइल की ज़मीन पे खड़े होकर हम बात कर रहे थे गाज़ा के आम शहरियों के बारे में, तो उसके पीछे एक ताकत ये भी थी कि इजराइल एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, और अगर हमें वहाँ अपनी बात हम खुल के नहीं रख सकते, हमें कभी डिपोर्टेशन या इस तरह की चीज़ों का अंदेशा नहीं हुआ। हो सकता है कि वो वॉच कर रहे हैं, हो सकता है वॉच नहीं भी कर रहे हों, लेकिन हमें ये लगा कि अगर वहाँ पे आम लोग सफ़र कर रहे हैं, और जिसका दलील, इस बात की दलील तो आईडिया भी देते हैं, उन्होंने इसी आधार पे तो कहा कि 11 लाख लोग जो उत्तरी गाज़ा में हैं वो दक्षिणी गाज़ा में चले जाएं। अमेरिका भी इस बात को कह रहा है कि आम लोगों का जो नुकसान है वो कम से कमतर हो और युद्ध जो है नियमों के तहत लड़ा जाए। तो वही बात हम भी वहाँ से कह रहे थे, और ये कह रहे थे कि जो सफरिंग वहाँ पे हो रही है, जिस तरह से जद में आ रहे हैं, हालांकि इजराइल की ये भी दलील है कि सघन आबादी के इलाकों में ही ज़्यादातर हमास जो है अपने ऑपरेशन सेंटर्स जो है वो बनाता है, आयुध फैक्ट्री वहाँ पे बनाता है, ताकि उसको एक इस तरह का हमला हो, रिटेलिएशन हो, तो दुनिया के मंच पे कह सके कि देखिए आम सिविलियन को मारा है। तो इस दलील में भी दम है, और यही वजह है कि हमें लगा कि जब वहाँ पे इतनी सफरिंग हो रही है और इस तरह से पानी, बिजली, रसद, क्योंकि पिछले साल नवंबर में ही मैं केरोम सोलोम पोस्ट पे था जहाँ से तमाम जो आपूर्ति की चीज़ें हैं वो जा रही थी, और इजराइल ने हमें ब्रीफ किया था बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ कि देखिए सारा दारोमदार हम पे है, हम वहाँ पे सप्लाई भेजते हैं। तो वो भी चेक पोस्ट जो है वो बंद कर दिया गया। तो लगा कि जो आम लोग हैं वहाँ, महिलाएँ हैं, बच्चे हैं, खाना नहीं है, पानी नहीं है, तो ये बात रिपोर्ट करनी चाहिए, और जितनी जानकारी हमें मिली, बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटी एंड नॉलेज, हमने उसको अपने दर्शकों को बताने की कोशिश। कादम्बिनी जी, ये भी बहुत सारे लोगों से सुनने को मिला है जो वहाँ रिपोर्टिंग करते हैं, और आप लोग तो वहाँ होके आए हैं, और ये पहली बार नहीं गए हैं, इससे पहले भी आप लोग जा चुके हैं, टनल्स की रिपोर्ट आपने की थी। हमेशा मामला बहुत सरचार्ज्ड एटमॉस्फेयर होता है, जैसे कि अगर आप जेरूसलम चले जाएँ तो वहाँ लोग, ख़ास तौर से जंग के इस माहौल में, उसमें लोग जो हैं वो आपकी बात और बारीकी से सुनते हैं कि आप किसके पक्ष की बात कर रहे हैं, आपका स्लांट कहाँ है, आप हमारा पक्ष रख रहे हैं या नहीं। और ये मतलब वॉर रिपोर्टिंग में या किसी भी रिपोर्टिंग में ये महसूस होता होगा आपको कि कोई कान गड़ाए सुन रहा है, कोई जानने की कोशिश कर रहा है कि मैं किसकी तरफ रुझान रख रहा हूँ। ये सब एक्सपीरियंस किया आपने?
ये बड़ा आपका इंटरेस्टिंग सवाल है, क्योंकि मेरे दिमाग में ये लगातार घूम रहा था, क्योंकि उमा ज़्यादातर हिंदी में ही कर रहे थे, मैं ज़्यादातर अंग्रेज़ी में कर रही थी। अब अंग्रेज़ी जो है वहाँ पे कई लोगों को समझ में आती है, समझते हैं। हाँ, तो ये मेरे दिमाग में चलता था कि मैं जो बोलूँ वो बहुत क्लैरिटी के साथ हो और उसमें कहीं भी कोई स्लांट न दिखे किसी के लिए भी। एक चीज़ है कि अगर आप कहीं भी मान लीजिए जैसे आप ऐसी जगह में गए हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप किसी के मुखपत्र हो गए हैं, आप वो नहीं हैं, आप पत्रकार हैं, आपकी जिम्मेदारी है, तो आप उस हिसाब से ही बोलेंगे। तो अगर हमने गाज़ा की बात की तो जो फैक्चुअल सिचुएशन है हमने उसकी बात की, और यही फैक्चुअल सिचुएशन जो है वो चाहे इजराइल की सरकार हो या फिर वहाँ की सेना हो वो भी बता रही है। जहाँ तक बार बार ये कहा जाता है कि भाई आप अंदर क्यों नहीं गए, तो भाई आपने जिस देश पर हमला किया, जहाँ से निकलकर टेररिस्ट ने जिस देश पर हमला किया, उसने सारे रास्ते अंदर जाने के लिए बंद कर रखे हैं। दूसरी तरफ समुद्र है और एक और देश है जिसने अपनी क्रॉसिंग बंद कर रखी है, इजिप्ट। तो आप वहाँ पर जाएंगे कहाँ से? लेकिन जो वहाँ से खबरें आ रही हैं बाकी ऑर्गेनाइजेशंस के ज़रिए जो सालों से दशकों से वहाँ काम कर रहे हैं, BBC का नाम लिया इन्होंने उमा ने, तो उनका तो प्रॉपर दफ्तर है इस बैप्टिस्ट हॉस्पिटल के बगल में, वो बार बार इस बात का जिक्र करते हैं। तो उनके ज़रिए, बाकियों के ज़रिए जो ऑलरेडी वहाँ पर है, जो ना निकल सकते हैं ना यहाँ से कोई जा सकता है, तो इन्फॉर्मेशन जो आ रही है उसके आधार पर हम बात कर रहे हैं। तो ये एक ज़रूरी है कि एक दोनों पक्षों की बात रखी जाए, क्योंकि ये कोई नया झगड़ा नहीं है, ये दशकों से चला रहा है। बस अभी जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जिसको हम कहते हैं वो इस तरह का हो गया है कि अगर यहाँ पर बहुत ज़्यादा एस्केलेट होता है तो हम पर, आप पर तक इसका असर पड़ेगा, क्योंकि अब दुनिया इतनी छोटी नहीं है कि एक हिस्से में कुछ हो और वहाँ पर बात खत्म हो जाए। ये बताइए खाने पीने का क्या सीन था? मैं इसमें एक छोटी सी बात जोड़ना चाहूँगा कि जब आप रिपोर्टिंग पे जाते हैं तो आप ये देखकर रिपोर्टिंग नहीं करना चाहिए कि आप किस विचारधारा से प्रेरित हैं या कौन सी विचारधारा को आप मानते हैं। एक पेशेवर पत्रकार होने के नाते आपको जो कुछ भी दिखे, जो कुछ भी समझ में आए, गलती हमसे भी हो सकती है, मैं ये मानता हूँ, लेकिन जो आपको समझ में आए ईमानदारी के साथ उसको रखना चाहिए। अपना कल्ट डेवलप करने की कोशिश नहीं करना चाहिए। ये नहीं लगना चाहिए कि अगर मैंने इनके हक की बात की है तो ट्रैक्शन ज़्यादा मिल रहा है, फॉलोवर्स ज़्यादा बढ़ रहे हैं और सोशल मीडिया पर जयकारा हो रहा है। तो अगर आप इस सब से ऊपर उठ के, मैं बहुत एक्टिव हूँ सोशल मीडिया पर, लेकिन सोशल मीडिया पर मुझे मेरी प्रशंसा या मेरी बुराई मेरे लिए मैटर नहीं करती है, क्योंकि मुझे एक ईमानदार अप्रोच के साथ काम करना है, जो मैं कर रहा हूं। तो जो लोग इस चक्कर में पड़ते हैं कि हमको अपना कल्ट बनाना है, हम ही सबसे बड़े पत्रकार के तौर पे दिखें, तो वो हो सकता है कि एक विचारधारा को लेकर कि इसी लाइन पे रिपोर्टिंग करनी है, हमको गाज़ा का नहीं दिखाना है या हमको सिर्फ गाज़ा का ही दिखाना है, और गाज़ा का दिखा दिया तो वॉट अबाउटरी हो रही है कि वहाँ का क्यों नहीं दिखाया, और वहाँ का दिखा दिया तो यहाँ का क्यों नहीं दिखाया। अरे पूरी बात सुनो तो सही, ये देखो तो सही। ये फाइन बैलेंस जो है वो मतलब ऐसे पत्रकारिता में है, वॉर रिपोर्टिंग में और ज़्यादा अहम हो जाता है। हाँ, क्योंकि ये इट कैन मतलब दिस कैन बी द डिफरेंस बिटवीन लाइफ एंड डेथ। ये एक फैक्टर, ये सिर्फ लोगों के लिए, आम लोगों के लिए नहीं बल्कि जर्नलिस्ट के लिए भी ये अप्लाई करता है, क्योंकि कई बार आप देखेंगे ऐसे माहौल में कई बार जो नॉर्मल रूल्स या कानून होते हैं वो लागू नहीं होते, तो आपको उस बात के लिए भी केयरफुल रहना होता है। मेरा एक सवाल रह गया जो मैं पूछना चाहता हूँ इससे पहले कि वक्त खत्म हो जाए। खाने पीने का क्या सीन था भाई? क्योंकि इन तेल अवीव में तो उतनी दिक्कत नहीं हुई होगी, लेकिन जब आप वो फ्रंट लाइन एरियाज में गए, जैसे वो जब टैंक चल के जा रहे थे, वहाँ क्या मिलेगा? नहीं, वो हमने क्या किया था, एयरपोर्ट पे जाकर कुछ जो नमकीन वगैरह है वो पैक किया था, और ब्रेकफास्ट पे अगर टेबल पे एप्पल मिल रहा है तो वो जेब में रख लेते थे, बैग में रख लेते थे कि कुछ नहीं तो एप्पल तो खाने को मिलेगा। तो इस तरीके से काम चलाया, और कभी कभी शाम को खाना मिल जाता था। एक दिन चावल मिला तो इतना सा मिला, बस इतना सा, हमने कहा थोड़ा सा और दे दो भाई। तो नहीं। और जहाँ तक भाषा की बात है ना, आज देखिए जो इजराइल की जो एम्बेसी है भारत में, सारे ट्वीट हिंदी में कर रहे हैं। तो कौन है? कोई तो लिख रहा है, तो अगर मैं बोल रहा हूँ हिंदी में भी बोल रहा हूँ तो वो भी रिफ्लेक्ट करके आ रहा है, और कोई ना कोई सुन रहा है। तो इस दुनिया में ये मानना कि आप एक पर्टिकुलर भाषा में बात करेंगे तो कोई नहीं समझेगा, वो वैसी बेवकूफ़ी करने वालों में से कम मैं नहीं हूँ। तो भाषा जो है वो आप किसी भी भाषा में बोल रहे हैं, यहाँ सबके आँख नाक कान खुले हुए हैं और सब आपको सुन रहे हैं। बिल्कुल। उमा शंकर सिंह और कादम्बिनी शर्मा, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और जाएं आप, कवरेज करें, लेकिन भगवान ना करे कि जंग का माहौल हो। हालांकि वॉर रिपोर्टिंग अपने आप में एक एक्सपीरियंस होता है जो कि आप लोग पहले भी कर चुके हैं, लेकिन भगवान करे जंग ना हो तो ही बेहतर। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जाना भी नहीं होता अगर ये माहौल नहीं होता। वैसे शांति ज़रूरी है और सब जगह, तो सबसे बेहतर वही है। बिल्कुल। थैंक यू, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।